Yes, hello everyone. Today we will do chapter 2 of civics. The chapter name is Striving for Equality. Striving for Equality. Striving का मतलब है कोशिश करना, practicing for equality. Okay? कि हम इक्वालिटी के लिए प्रयास कर रहे हैं. India is a country full of surprises. There is great diversity in almost every aspect of human life and in the environment as well. India एक ऐसी कंट्री है जो सरप्राइजेस से भरी हुई है. बहुत सारी डाइवर्सिटी है. हर एस्पेक्ट के ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी इंडिया के अंदर, यहाँ तक कि एनवायरमेंट में भी. In the last 6 decades since independence, India has progressed in various ways. Last 6 decades यानी 10 years का पीरियड होता है एक डिकेड. 6 डिकेड से इंडिया ने बहुत सारी प्रोग्रेस की है अलग अलग फील्ड में. इवन द इंडियन सोसाइटी हैज अंडरगोन ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन. जो इंडियन सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बहुत चेंजेस हो गए हैं. We have succeeded in uprooting many social evils. अब हमने हमारे देश में जितनी भी social evils बहुत सारी थी उनको अप्रूट करने में हम सक्सेसफुल हुए हैं. बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो बता रहे हैं. लिटरेसी लेवल बढ़ गया है हमारा, कि अब पहले इतने लोग जो नहीं एजुकेटेड नहीं थे, अब पहले वुमेन को एजुकेशन का इतना नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अब वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और हर फील्ड में आगे आ रही हैं. इवन द Framers of the Indian Constitution were aware to the challenges before the country. अब जो मतलब हमारे इंडिया के फ्रेमर्स हैं उनके सामने बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, वो भी अवेयर हैं इनको चैलेंजेस को फेस करने के लिए. तो इन्होंने दे गेव इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट कुड प्रोवाइड अ बेस फॉर हेल्दी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो उन्होंने एक इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि किस पे बेस है? हेल्दी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि इंडिया के हेल्दी और ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. अब प्रेम्बल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, इसमें मेन आइडियल्स और प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है जो कि सबको दैट नीड टू बी अडॉप्टेड टू एंश्योर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिनको अडॉप्ट करना ज़रूरी है ताकि हमारे इंडियन सोसाइटी का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके. अब जैसे कि कौन कौन से आइडियल्स हैं, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. लिबर्टी का मतलब फ्रीडम है और फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, जस्टिस. ये सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए. ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन तक ही ये सब चीज़ें मिले, सबको मिलनी चाहिए. Are strictly followed in formulating laws and policies by the government at the central and state level. ये सब strictly ये policies जो लॉ और पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सारे इंडिविजुअल्स के लिए इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता. सब इक्वल हैं, वी ऑल आर इक्वल. किसके? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड, चाहे उनकी कोई भी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड कैसी भी हो, लेकिन वी ऑल आर इक्वल. अब डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज लॉ, सब ये लॉ होने के बावजूद भी जो प्रेजुडिस है स्टिल प्रिवेल्स इन आवर कंट्री. प्रेजुडिस मतलब पक्षपात, किसी के फेवर करना, अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है. These unfair practices are plaguing the development of our country. ये सारी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं हमारी सोसाइटी को अभी भी आगे डेवलपमेंट में रोक लगा रही हैं कि नहीं डेवलप हो रही हमारी सोसाइटी. अब जैसे देखिए कि किसी भी सोसाइटी के जो बेटर सेक्शन हैं उसको मतलब लाइफस्टाइल उसका बेटर है, उसको हर चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और किसी सेक्शन को नहीं मिलती हैं. तो इस तरह से क्या होता है कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता रहता है. In a country full of diversities like India, we often come across people who look different from us.
स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अब हमारा इंडिया जो कि इतना बड़ा कंट्री है, इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें सब लोगों के सबके कलर एक जैसे नहीं होंगे, सब एक जैसा खाना नहीं खाएंगे, सबकी फूड हैबिट्स अलग है, सबके ड्रेसिंग सेंस अलग है, सबके बोलने चालने सब चीज़ों का ढंग अलग है, उनके ओपिनियन, उनके एटीट्यूड, उनके थॉट, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। वी फाइंड दैम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। अब जो हमसे मैच नहीं होते तो हम उन लोगों को क्या करते हैं, स्ट्रेंज और अनफेमिलियर मानते हैं। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैम प्रॉपरली वी यूजली फॉर्म अ नेगेटिव ओपिनियन। अब किसी भी इंसान के बारे में हम बिना जाने उसके लिए एक नेगेटिव ओपिनियन कायम कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, प्रेजुडिस बिल्ड हो जाती है। यानी हम किसी के बारे में बिना जाने उसके बारे में कोई भी ओपिनियन बना लेना इज कॉल्ड प्रेजुडिस, किसी के बारे में पक्षपात करना। अब यहाँ पे प्रेजुडिस का हम मतलब समझेंगे पूरा। प्रेजुडिस मीन्स जजिंग अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे और थिंकिंग दैम एज इंफीरियर। प्रेजुडिस का मतलब है लोगों को जज करना नेगेटिव वे में, या उनको इंफीरियर मानना, सुपीरियर नहीं इंफीरियर मानना। One can be prejudiced against other religions, skin color, way of dressing, food, language, etc. अब किसी के लिए भी जो प्रेजुडिस है उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप किसी फूड हैबिट के लिए भी कर सकते हैं, ड्रेसिंग सेंस के लिए भी कर सकते हैं, लैंग्वेज के लिए भी, स्किन कलर के लिए, मतलब हम किसी के बारे में एक नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं अपने आप। These prejudice or preconceived notion prevent us from getting closer to each other. Such negative attitudes or opinion, when expressed against an individual or a group belonging to a particular region, race, nationality, are bound to hurt their feeling and prevent harmonious living in a society. अब ये prejudice और preconceived notion, पहले से ही किसी के बारे में बिना जाने राय कायम कर लेना, तो क्या होता है, इससे हम एक दूसरे के क्लोज नहीं हो पाते, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, हमारे को एक दूसरे के पास जाने में रुकावट पैदा करता है। हम अपने आप से नेगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन बना लेते हैं किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, किसी रेस के बारे में या किसी नेशनैलिटी के बारे में। तो इससे क्या होता है कि ये उनकी फीलिंग को हर्ट करता है और सोसाइटी के अंदर जो हार्मोनियस लिविंग है उसको दूर कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, हार्मनी खत्म हो जाती है एक तरह से। स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है? प्रेजुडिस और प्री कंसीव्ड आइडिया लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब प्रेजुडिस या प्री कंसीव्ड आइडिया, किसी के बारे में पहले से ही बिना जाने राय बना लेना, किसकी क्रिएशन, उसके से क्या क्रिएट होता है? स्टीरियोटाइप। If we generalize all people of a particular group into an image, we create a stereotype. अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को मतलब एक इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में, तो हम एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मतलब किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के लिए हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी होती है कि ये लोग तो ऐसा ही करते हैं, तो हम एक स्टीरियोटाइप बन गए हैं। तो अब इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे हमारे जो क्लियर हो जाएगा कि स्टीरियोटाइप लोग किस तरह के होते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में एक ये पिक्चर बनी होती है, गर्ल्स क्राई इजीली, लड़कियां बहुत जल्दी रोती हैं। फेयर स्किन्ड गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन द डार्क वंस, कि जो गोरे लोग या गोरी लड़कियां होती हैं वो जो सांवली लड़कियों से ज़्यादा अच्छी या सुंदर दिखती हैं। विलेजेस आर वेरी सिंपल एंड सिटी फॉक्स आर कनिंग, जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, बहुत साधारण और सीधे साधे होते हैं, और जो शहर के लोग हैं वो हमेशा ही कनिंग होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, शहर में भी अच्छे लोग होते हैं और गाँव में भी बुरे लोग हो सकते हैं। पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश आर सुपीरियर, हमारे दिमाग में हो गया है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो हमसे सुपीरियर हैं। बॉयज आर गुड एट गेम्स एंड गर्ल्स आर गुड इन हाउस होल्ड वर्क, जो बॉयज़ हैं वो खेल में ही अच्छे हैं, हाउस होल्ड वर्क में अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स भी गेम में बहुत अच्छी होती हैं और जो बॉयज़ हैं वो भी हाउस होल्ड वर्क करते हैं। बहुत सारे कुक हैं जो बहुत बॉयज़ ही तो हैं। तो ये स्टीरियोटाइप can have a damaging impact as they don't allow us to do justice with an individual because we ignore their skills and unique qualities. अब ये जो stereotypes है ना, ये क्या करते हैं कि हम इससे justice नहीं कर पाते लोगों के साथ। हमने तो पहले अपने दिमाग में बना रखा है कि ये ऐसे हैं, हम इक्वली उनके साथ जस्टिस ही नहीं कर पाते हैं,
तो उनके स्किल्स और यूनिक क्वालिटीज को इग्नोर करते हैं. It is indeed difficult to overcome prejudice because it has been ingrained strongly in our minds. अब prejudice पे overcome करना यानी काबू पाना बड़ा difficult है क्योंकि ये हमारे दिमागों पे हावी हो गई है. We must try to overcome our prejudice by showing tolerance and respect. अब हमें respect दूसरे कल्चर के लिए शो करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, तभी हम इस पे ओवरकम कर सकते हैं. ऐसे नहीं हो पाएगा वरना. अब यहाँ पे देखिए social and economic differences. Beside various regional, cultural, religious and linguistic diversities, some social and economic differences also prevail in Indian society. अब regional, cultural, religious, linguistic ये diversities तो हैं ही, इसके अलावा कुछ social और economic differences भी हैं जो कि हमारे Indian society में prevail करती हैं, जिससे कि inequalities, social और economic inequalities lead हो रही हैं. अब यहाँ पे देखिए सोशल इनइक्वालिटी. इंडिया है जो इंडिया ऑल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. द एज ओल्ड हायरार्चिकल कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इनइक्वालिटी. अ पर्सन फेसेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ हिज बर्थ इन अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, whereby a son of potter become a potter, a weaver son become a weaver. अब इंडिया की सोसाइटी के अंदर एक ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर किसी भी जो भी एक बच्चा है उसके फादर जो काम करते हैं, अगर पॉटर है उसके फादर तो वो भी पॉटर बनेगा. अगर मतलब जैसे कि वीवर हैं उनका बेटा है तो वो भी वीवर बनेगा. ऐसा तो नहीं है ना. ये सब हमने अपने दिमाग में बना रखा है कि वो भी तो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है, वो भी कुछ और इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, लेकिन हम सब लोग स्टीरियोटाइप हैं. All these practices took away the enthusiasm and enterprise of an individual over a period of time and created a situation of inequality. सारी ये जो practices हैं धीरे धीरे टाइम पीरियड निकलता गया तो इन्होंने क्या क्रिएट किया? इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई. जो people who were deprived of educational opportunities failed to get good jobs. जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है वो गुड जॉब्स पाने में फेल हो गए हैं और वो गरीब रह गए हैं, इग्नोरेंट रह गए हैं. Besides social inequality, another type of inequality that prevails in India is economic. अब देखिए social inequality के अलावा जो economic inequality है, अब ये कैसे आ रही है? अब इंडिया को है डिवाइड किया गया 3 क्लासेस ग्रुप के अंदर. ठीक है, रिच, मिडल एंड पुअर क्लास. रिच जो पैसे वाले हैं, मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास. जो पुअर क्लास है वो लोग अपने जो नीड्स को फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि अपने जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथ और शेल्टर हैं, उन्हीं में ही वो बड़ी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. Prejudice and stereotype lead to discrimination and denial of equal opportunities to people. अब क्या होता है कि जो prejudice और stereotype से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है और लोगों को equal opportunities नहीं मिल पाती हैं. डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है लोगों पे? कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? उनकी क्लास पे, उनके रेस, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब चीजों पे हम उनसे भेदभाव करते हैं. अब यहाँ पे देखिए उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन को जाने बिना हम उनके साथ भेदभाव करते हैं. इट लीड्स टू बैकवर्डनेस एंड द क्रिएशन ऑफ कंडीशंस वेयर बाय सर्टेन पीपल फेल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. इससे क्या होता है? बैकवर्डनेस आती है और बहुत सारे लोग हैं जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट की लाइफ को जी नहीं पाते हैं. तो इस तरह से जो दस डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर. तो ये भेदभाव किन किन के प्लेस, किस किस प्लेस पे होता है? रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर में. डिस्क्रिमिनेशन एंड द कास्ट सिस्टम. अब यहाँ पे देखिए कास्ट सिस्टम बताएंगे आपको. बहुत सारी ना सोशल इवल्स हैं जो हमारी सोसाइटी में पहले से ही चली आ रही है, बहुत पुराने टाइम से. अब यहाँ पे देखिए
पुराने टाइम से हमारी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। 4 वर्णास और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, दीज वर बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड पावर इन सोसाइटी। ये सारे किस पे बेस्ड थे? डिवीजन ऑफ लेबर एंड पावर इन सोसाइटी। अब जैसे कि जो हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण्स थे उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, पूजा का वर्शिप करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे। एंड द क्षत्रियस, they were involved in warfare and defended the country। वो देश को प्रोटेक्ट करेंगे। मैम सिपाही। यस। एंड द वैश्यास कैरिड ट्रेड, जो वैश्य हैं वो व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस। यस, प्लीज म्यूट योर माइक, इट्स क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास बेटा। एंड द शूद्रास डिड menial वर्क एंड सर्व द अदर 3 वर्णा। जो शूद्र हैं वो ऐसे काम करेंगे कि मतलब इन तीनों वर्णों के जो लोग हैं उनको सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड एंड हेरिडिटरी। जैसे जैसे टाइम पास होता गया ना, ये जो कास्ट सिस्टम था बहुत रिजिड बन गया और हेरिडिटरी हो गया, यानी पेरेंट्स के बाद उनके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे वही काम करते रहे। किसी भी पर्सन की पोटेंशियल और उसकी क्वालिटीज को ना देखते हुए उसको वही का वही काम करना पड़ता था, क्योंकि उसके फादर वो काम करते थे। इस वजह से यहाँ पे देखिए आपके 4 वर्ण्स की पिक्चर दे रखी है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्रास। ये सारे सर्विंग के काम करते थे, ये ट्रेडिंग के करते थे, ये वारफेयर के, और ये एजुकेशनल और रिचुअल्स के काम करते थे। अब शूद्रों को क्या बोले जाने लगा? अनटचेबल्स। उनको एक कर्स्ड लाइफ जीनी पड़ती थी। लो कास्ट के लोग थे वो, एक कर्स्ड लाइफ, एक तरह से मतलब अभिशापित लाइफ। तो क्या होता था उनके साथ कि उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। वो जो गांव के वेल से जो वाटर को ड्रॉ नहीं कर पाते थे, और जो गांव के जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। उनको डिप्राइव्ड, मतलब वो एक तरह से डिप्राइव थे एजुकेशन से, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज और लोगों को मिलती थी उनको नहीं मिलती थी। इस तरह से उनका जो सोशल स्टेटस था ना वो कुछ भी नहीं था एक तरह से। और उनको धीरे धीरे दे ग्रेजुअली बिकेम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एकदम नीचा सेक्शन बन गया सोसाइटी का। फिर नेल्सन मंडेला ने एक स्ट्रगल की अपार्थाइड पीपल के अगेंस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में उन्होंने की थी। ही वर्क टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक नया साउथ अफ्रीका मतलब बिल्ड करने में काफ़ी एफर्ट लगाए, एंड बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट पे बेस्ड था। अब हमारे भी देश में बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ज्योतिबा फूले, और ये सारे लोग भी हैं जिन्होंने अनटचेबल और लो कास्ट लोगों के लिए बहुत काम किया है। अब हमारी सोसाइटी में जो लो कास्ट लोग हैं उनको बोला जाता है शेड्यूल कास्ट या एससीज, उनको दलित्स भी बोला जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में 24% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उसमें एससीज और एसटीज हैं। Untouchability occurs. After independence, the government was committed to the upliftment of untouchables. Was desired by our founding fathers. Our constitution was built upon the basic idea of equality. जो हमारा constitution था वो किस आइडिया पे बना था कि all are equal before the law. तो उसमें untouchables भी आते थे। तो हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिन्होंने फ्रेम की थी, उन्होंने अनटचेबल्स की लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल किया। जो अनटचेबल्स हैं
ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये भी एक मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिनको भी अनटचेबल्स बोला जाता था, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में अपने बचपन से लेके अपने काफ़ी लंबे पीरियड तक उन्होंने जो अनटचेबल्स वाला ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल्स हैं उनको क्या बोला? हरिजन, मीन्स हरि के जन, यानी भगवान के लोग। महात्मा गांधी यूज्ड टू स्टे इन हरिजन्स कॉलोनीज. There was no feeling of untouchability in his ashram. He used to dine with people of low caste. The national movement led by Gandhiji provided a common platform to all the people, irrespective of their caste or religion. महात्मा गांधी जी के आश्रम में जैसे अनटचेबल वाली कोई फीलिंग नहीं थी। वो उनके साथ बैठ के खाना खाते थे और वहाँ पे सब लोगों को एक जैसा प्लेटफॉर्म दिया जाता था। This motivated the upper caste people to stop discrimination the untouchable. इस तरह से जो अपर क्लास के लोग थे वो भी थोड़े मोटिवेट हुए कि जब गांधी जी ऐसा नहीं करते तो हम लोग भी नहीं करेंगे। He raised voice against this caste discrimination. जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस रेज की कि अनटचेबल्स लोगों को भी इक्वल राइट्स मिले। The poor laborers were made to work for the landlords all through their lives and even from generation to generation without any remuneration. यानी जो पुअर लेबरर्स थे उनको लैंडलॉर्ड के लिए जीवन भर अपनी पूरी जिंदगी, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी अपनी लाइफ लगा देनी पड़ती थी बिना किसी मतलब उनको कोई इनकम नहीं होती, बिना किसी पे के वो अपनी पूरी लाइफ लगा देते थे। यहाँ तक कि अगर उनके किसी फोर फादर ने कभी कोई लोन ले लिया होता तो उसको पे करने में उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी और उनके बच्चे भी उसी लोन को पे करते रहते थे क्योंकि उनको किसी तरह की कोई इनकम ही नहीं मिलती थी, बस वो उनके मतलब जो उनको सर्विस देते थे। ट्राइबल्स, अब हमारी सोसाइटी का एक और सेक्शन है ट्राइबल्स। अनदर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी विच हैज़ बिन इग्नोर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। अब ये सेक्शन भी इग्नोर्ड हो रहा है और एक्सप्लॉइट हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइबल्स। ट्राइबल्स वो लोग हैं जो नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, ठीक है, हिली रीजन्स में। और किस पे डिपेंडेंट है ये? ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर सस्टेनेंस, अपने सस्टेनेंस के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। Their life in a primitive manner and have their distinct culture, custom, tradition and languages. उनकी लाइफ एक प्रिमिटिव मैनर में है और उनके अलग अलग कल्चर हैं, कस्टम है, ट्रेडिशन है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं कि इन ट्राइबल्स को मतलब इनकी सोशल लाइफ को इंक्रीज किया जाए। We also need to take care that their individual custom and culture remain preserved. हमें भी ये ध्यान रखना है कि इनके जो कल्चर और कस्टम है वो प्रिजर्व रहें। हमें इनको किसी भी तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है या इनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करनी है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, अब देखिए जो हम इक्वालिटी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गेंड फ्रीडम इन 1947। हमारे 1947 में इंडिया ने फ्रीडम ले ली। कि इसमें ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रियलाइज दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वाज मीनिंगलेस अनलेस इट वाज अकम्पनीड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। कि हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है ना वो तब तक मीनिंगलेस है जब तक इसको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर सोशली और इकोनॉमिकली हम इक्वल नहीं होंगे तब तक हमें पॉलिटिकली इक्वालिटी मिल ही नहीं सकती है। Thus they made provision for the equality to all the people of India. उन्होंने फिर एक प्रोविजन रखा, the preamble to the constitution enshrines that India is a। अब हमारा जो प्रेम्बल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना दी गई है, वो ये शो करता है कि इंडिया एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट है। इसमें सब लोग इक्वल हैं। The Constitution of India contains all laws, rules and regulation of the land. यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। यानी ये सारी चीज़ें हर एक सिटीजन को मिलती हैं। सबको जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सबको लिबर्टी है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, सबको इक्वालिटी है, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज़ की, और सबको सब आपस में मतलब फ्रेटर्निटी है, यानी भाई भाई हैं हम सब। ये हमारे प्रेम्बल में
बताया गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे प्रेम्बल में आर्टिकल 14 है, तो क्या बता रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू एवरी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या बता रहा है कि सबको लॉ के सामने इक्वालिटी है। आर्टिकल 15, the constitution doesn't allow any discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे, ना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। आर्टिकल 16 क्या शो कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन, यानी सबको अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये नहीं है कि किसी एक सेक्शन को दी जाए किसी को नहीं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, SC, STs और OBCs के लिए गवर्नमेंट ने जो हमारी जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सीट रिजर्व कर रखी हैं। ये आप सबको पता ही है कि ये जो हमारे जो बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी के, इनके लिए सीट प्रिजर्व्ड हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और लेजिस्लेशन में, ताकि इनको भी पूरा आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अभी भी हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। द इफेक्ट्स ऑफ centuries of advantages and disadvantages continue to be felt even today। अभी भी मतलब हमारे इंडिया में इतनी सेंचुरीज कास्ट सिस्टम अभी भी हमारे इंडिया में बहुत एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अभी भी मतलब महसूस किए जाते हैं इस कास्ट सिस्टम्स के। जैसे कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है, जैसे कि दलित जो क्लीनिंग का वर्क करते हैं, जो कमेंडेबल है, एक तरह से निंदा का काम है, मतलब ये सब गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है। अब जो मैनुअल क्लीनिंग है वो नहीं होती है। Therefore, in the 1993, Indian Parliament had outlawed the manual scavenging because of international pressure। मतलब इंडिया ने 1993 में जो मैनुअल स्कैंजिंग थो इसको बैन कर दिया है इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के कारण। इंडिया ने और भी कई वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टार्ट किए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के वेलफेयर के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स ले रही है कि इन लोगों की अच्छी प्रोग्रेस हो रही है नहीं, इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है नहीं, इनको जिस तरह के शेड्यूल कास्ट के लोग अब आजकल शेड्यूल कास्ट और जो SCs हैं या OBCs के लोग हैं वो भी डिफरेंट प्रोफेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज हैं, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, इन सब में आगे आ रहे हैं और मतलब सोसाइटी का एक पार्ट बन रहे हैं। आर्टिकल जो 17 है कि ये डिक्लेयर करती है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। अब जो अनटचेबिलिटी, अछुआछूत, अब ये खत्म हो चुका है। इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमको क्या देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इंडिया। हमारा इंडिया के अंदर कोई भी अपना ऑफिशियल रीजन नहीं है। मतलब हम सब लॉ के सामने इक्वल हैं। हम एक दिस सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ अवर नेशन। ये जो हमारा जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जो एस्पेक्ट है हमारे इंडिया की पॉलिसीज को मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे इंडिया का डाइवर्स कल्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। वी कैन सी द इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिजेज इन आवर सोसाइटी। आजकल हम ये देखते हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिजेज भी है, इंटर कास्ट मैरिजेज, मतलब इस तरह से हम सब लोग एक सोसाइटी के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। People now have begun to understand, respect one another and their religious practices also, so there are less conflicts on the communal line। अब आजकल लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पैदा हो रहे हैं, झगड़े कम हो गए हैं।
और हमारी जो इंक्रीजिंग इन लिटरेसी रेट, ग्रेटर इंटरेक्शन अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स and regions background have helped in developing better understanding and tolerance among the masses. Thus we have seen that equality is the basic requirement of condition for any progressive society. अब जैसे हमारा लिटरेसी रेट बढ़ गया है तो आपस में काफ़ी इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे की, तो ये क्या शो करता है कि इक्वालिटी है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए. इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी इन इंडिया. तो इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वालिटी को इंडिया के अंदर ला पाएगा. नाउ वी आर रीडिंग इम्पॉर्टेंट टर्म्स. प्रेजुडिस, प्री जजिंग अदर पीपल और अ ग्रुप इन अ नेगेटिव वे. प्रेजुडिस का मतलब क्या है? पहले से ही लोगों को एक नेगेटिव वे में जज कर लेना. स्टीरियोटाइप्स, प्री कंसीव्ड आइडिया अबाउट पीपल, यानी लोगों के बारे में पहले से अपनी राय बना लेना विदाउट जजिंग. मीनियल, मैनुअल और लो पेड वर्क, ऐसा काम जिसमें बहुत लो पे दी जाती है. डिस्क्रिमिनेशन, टू डिस्टिंग्विश, अलग कर देना. डिबार्ड, डिप्राइव्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी चीज़ के लिए डिबार कर देना, बाहर निकाल देना, डिप्राइव कर देना. अनटचेबल्स, द बॉटम मोस्ट कास्ट इन द कास्ट हायरली हु डिड मीनियल जॉब. अनटचेबल्स वो लोग हैं, मतलब लो कास्ट के लोग हैं जो मीनियल नीचे दर्जे के काम करते हैं वो. अपार्थाइड, द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलोड बाय द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगेंस्ट द ब्लैक मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन साउथ अफ्रीका. ये पॉलिसी वो थी अपार्थाइड जो कि वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट किसके अगेंस्ट करती थी? ब्लैक मेजॉरिटी पीपल के. साउथ अफ्रीका में ये मूवमेंट चली थी अपार्थाइड जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड थी. एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज ए पर्सन फॉर वंस ओन प्रॉफिट, यानी किसी इंसान को अपने प्रॉफिट के लिए यूटिलाइज करना. सेकुलर, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड, ऐसा स्टेट जहाँ पे सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती हो. आउटकास्ट, अ पर्सन हु इज कास्टेड आउट बाय द सोसाइटी, यानी ऐसे लोग जिनको सोसाइटी से आउट कर दिया जाए. यहाँ पे देखिए फैक्टर दैट कॉज इनइक्वालिटी, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी. ये सारे फैक्टर हैं जो इनइक्वालिटी को कॉज करते हैं. अब अगर हम लोगों को नेगेटिव वे में जज करते हैं तो वो प्रेजुडिस कहलाता है. अगर हम किसी के बारे में प्री कंसीव्ड आइडिया बना लेते हैं तो वो स्टीरियोटाइप कहलाता है. किसी भी लोगों को उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट करना डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. कास्ट सिस्टम सोसाइटी को वीक करता है, नेशन को भी वीक करता है. जो लो कास्ट में लोग फैमिलीज़ में जो बॉर्न करते हैं उनको अनटचेबल्स बोला जाता है, जिसको दलित टर्म दिया गया है. महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट मतलब लड़ाई लड़ी थी. शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स हैव आल्सो बीन एक्सप्लॉइटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड. एसटीज और एससीज के लोग भी इनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता था और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इनके साथ. गवर्नमेंट हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू इंटेग्रेट दैम, और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इनको इंटेग्रेट करने के लिए. अब यहाँ पे देखिए हम एक बार जो MCQs करेंगे. कास्ट सिस्टम इन इंडिया बिगेन इन वैदिक एज. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. हु यूज द टर्म हरिजन्स और अनटचेबल्स? किसने यूज की थी? महात्मा गांधी. यस. इंडियन पार्लियामेंट अबॉलिश्ड मैनुअल स्क्वेंजिंग इन, कब अबॉलिश की थी मैनुअल स्क्वेंजिंग? 1993. यस. Who campaigned and fought to promote the interest of Dalits? कौन लड़े थे दलित के लिए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. अब यहाँ पे देखिए हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर इज नो प्लेस फॉर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन. हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई प्लेस नहीं है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and fought for the right of untouchables along with महात्मा गांधी. ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महात्मा गांधी के साथ अनटचेबल्स के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी. इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट.
मैनुअल स्क्वेंजिंग इज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए, मैच द कॉलम। ट्रेड कौन करते थे? वैश्यास। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। दलित्स लोअर कास्ट पीपल। बिना लोड कास्ट। रिचुअल्स ब्राह्मण्स करते थे। अब ट्रू फॉल्स। इन इंडिया इन इक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। अभी भी इन इक्वालिटी है ना इंडिया में? यस। अनटचेबल्स वर अर्लियर अलाउड टू एंटर इनटू टेम्पल्स। अनटचेबल्स को टेम्पल में अलाउ किया जाता था? नो। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिनाइज रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यानी जो कास्ट पे बेस होगा वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पाएगा? नो। इन इंडिया वी डोंट हैव द फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन। हमें इंडिया में किसी प्रोफेशन को चूज करने की फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है ना, हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। SCs, STs and OBC are provided with reservation of seats in school, colleges, universities, local bodies and government offices. जो SCs और STs के लोग हैं इनको स्पेशल सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या लोकल बॉडीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में इनको स्पेशल सीट्स होती हैं इनकी। तो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, गुड डे बेटा। Yes.